बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इस बेहतरीन दुआ के साथ अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमडी कैट जर्नी चैनल। सो स्टूडेंट, आज कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ का फ़िज़िक्स का हमने लेक्चर करना है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 पर होगा। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने फुल फोकस्ड होकर आज का लेक्चर लेना है, ठीक है। और बेसिक से एडवांस तक आपको जो है एमडी कैट फ़िज़िक्स के बारे में मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर्स को आसान से आसान करके आप तक पहुँचाया जाए ताकि आपको फ़िज़िक्स से डरना नहीं है बल्कि फ़िज़िक्स को एज आ फेवरेट सब्जेक्ट आप पढ़ सकें। इसलिए नोटबुक और पेन लेकर बैठें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आपने वो सब नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है। जी, तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर करना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, उसके अलावा हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सो अब हमने आज जो टॉपिक करना है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटेल में डिस्कस करना है। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फिर हमने ज़ीरो फील्ड लोकेशन पढ़ना है, ठीक है। और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के साथ, और साथ ही साथ हम कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने डेफिनेशंस को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन इन विच इट एग्जर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। अब देखें स्टूडेंट, इसको मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि जैसे कि अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप एक जगह पर बैठ गए हैं। अब आपके पास कोई चीज़ है, समझे वो चीज़ यहाँ पे पड़ी है, कोई भी पेन, आपने उसको पकड़ लिया। अब थोड़ी देर बाद वो पेन थोड़ा सा दूर हो गया, आपका फिर भी हाथ वहाँ तक, आपने अपनी जगह से हिले बगैर आपका हाथ वहाँ तक पहुँच रहा था, आपने उसे पकड़ लिया। अब वो चीज़ इतना दूर हो गई है कि आप इधर बैठे बैठे या फिर उसी जगह पर रहते हुए उस चीज़ को नहीं पकड़ सकते। वो एरिया जहाँ तक आप किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं वो आपका फील्ड होगा। इसी तरह अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है या उस चार्ज को रिपेल कर सकता है या फिर उस चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें, अब क्या है कि हमारे पास जो एक चार्ज है, उस चार्ज के इर्द गिर्द वो सारा एरिया, ठीक है, वो सारा एरिया जिसमें किसी और चार्ज पर वो क्या कर सकता है, फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, Q0, इस पर अब ये यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, तो ये सारे इसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यही चार्ज यहाँ बाहर आ जाए तो फिर ये इस पर फोर्स नहीं लगा सकता, ना इसको अट्रैक्ट कर सकता, ना ही रिपेल कर सकता है। ये इसका क्या कहलाता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस किस पर करता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर जो चार्ज है हमारा, फॉर एग्जांपल ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसका जो फील्ड है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा दूर तक इसका फील्ड फैला हुआ होगा। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, यानी चार्ज का डिस्टेंस कितना है दूसरे चार्ज से। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया स्टूडेंट, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी दूसरे चार्ज पर वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कोई चीज़ अगर आपसे दूर चली गई तो आप बहुत मुश्किल से उसको पकड़ पाएंगे ना, मतलब स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तीसरा है मीडियम अराउंड क्यू, चार्ज के अराउंड मीडियम क्या है, क्या वो वैक्यूम है या कोई इंसुलेटर है, मीडियम क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है ई की वैल्यू। और इसका भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो उससे भी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखें, हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये जो है इस पर फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो सारा एरिया है ये तो एक इमेजिनरी है ना, मतलब एरिया हमें नज़र नहीं आ रहा, तो फिजिक्स में एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज है उससे जो पाथ फॉलोड हो रहा होता है, यानी वो जो पाथ फॉलो करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अब टेस्ट चार्ज क्या, मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस चार्ज के, ये जो चार्ज है इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो यहाँ पर हमने इस चार्ज को लिया, ठीक है। सो अब ये इस चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अगर ये नेगेटिव होगा, या इसको रिपेल करेगा, ठीक है। सो इसको हम, वो चार्ज जो कि हम यूज़ करते हैं किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए, वो कहलाता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ये जो टेस्ट चार्ज हम ऐड करवाते हैं ना किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि वो दूसरे जिस चार्ज का हमने मालूम करना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर कोई असरअंदाज नहीं हो रहा होता, ठीक है। इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें, सबसे पहले अब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस के लिए। ये देखें, हमारे पास ये एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेट का मतलब अगर सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अब रेडियली आउटवर्ड होने का क्या मतलब है, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करती हूँ। समझे, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो इसको मैं इस तरीके से बना देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज, और ये क्या है, पॉजिटिव। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये भी क्या है, हमारे पास जो चार्ज हमने लिया जिसका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, तो वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो अब ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल करेगा, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। सो देखें, अब ये हमारा टेस्ट चार्ज है तो इससे जो पाथ फॉलो हो रहा है वो क्या है, वो आउटवर्ड की तरफ है, मतलब जो हमारा चार्ज है उससे वो क्या जा रहा है, आउटवर्ड। तो इसीलिए जब भी हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसके लिए हम रेडियली आउटवर्ड इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करते हैं। आपको आई होप समझ आ गई होगी। रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, चार्ज के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहते हुए जो है आउटवर्ड की तरफ निकल रही होती है, क्योंकि रेडियस भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो वो पाथ जो कि टेस्ट चार्ज से फॉलो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्योंकि ये चार्ज जो है बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि रिपेल हो रहा है, तो इसलिए जो क्यू है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रही होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक चार्ज है और अब ये जो चार्ज है ये क्या है, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज को ही हमने किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है और देखेंगे वो कौन सा उसे अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो अब ये इस पर क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इस पर जो फोर्स लग रही होगी, जो पाथ फॉलो हो रहा होगा इस चार्ज से, वो क्या होगा, इसकी तरफ आ रहा होगा। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज के लिए जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की जाती हैं वो इनवर्ट शो की जाती हैं। अब ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि इनवर्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टेस्ट चार्ज उससे अट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया सबसे पहला पॉइंट है कि दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज़ हैं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अब आने लगे हैं फिजिक्स में, इसलिए आपने इनको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सो देखिए, अब हमने सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होंगी, जो हमारी जो
वो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आउटवर्ड निकल रही होंगी, ठीक है। और नेगेटिव की तरफ क्या जो होती है, इनवर्ड जा रही होती हैं। अब अगर तो ये आइसोलेट चार्ज होता तो हम स्ट्रेट रेडियली आउटवर्ड बना देते, लेकिन अब इसके साथ ही एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो इस तरह से हम शो करेंगे, और क्योंकि ये हम कर्व लाइंस शो कर रहे हैं, ये कर्व लाइन यही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये जौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपसे पूछा जाता है सेंटर में, ठीक है। यहाँ सेंटर में अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो देखें सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैंसिल नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़ीरो नहीं है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये बात आपने याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ये जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ये हम आज ही पढ़ लेंगे कि डेल्टा वी जो है वो ई और डी के इक्वल होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो इसलिए जब ई ज़ीरो नहीं होगा तो फिर डेल्टा वी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं है यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, इसी वजह से तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, ठीक हो गया। सो ये 3 पॉइंट्स थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखेंगे दो सेम चार्जेस के दरमियान, यानी अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं तो फिर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी। सो हमने पढ़ा स्टूडेंट कि ये देखें, अगर ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है ये भी, तो इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है। सो ये देखें रेडियली आउटवर्ड। अब ये इसकी तरफ नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ से ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से बाहर आ रही होंगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। मैं आपको इसको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से बाहर आ रही हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पर से बाहर भेज रहा था, लेकिन क्योंकि सामने भी पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये यहाँ से क्या हो गई, कर्व हो गई लाइंस, ठीक है। इस तरह से ये लाइंस कर्व हो गई, इधर ऊपर भी कर्व हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसकी भी क्योंकि रिपल्शन हो रही है इसलिए ये भी यहाँ पर क्या हो गई, कर्व हो गई लाइंस। सो इस तरह से हम इसकी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करते हैं। अब देखें, इसके अगर यहाँ पर आपसे अब एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि बताएं सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए सेंटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो रिपेल हुई जा रही है और फिर कर्व होकर आउटसाइड को मूव करी जा रही है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो ये 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं इसमें से जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्व लाइंस आ रही हैं, अगर स्ट्रेट होंगी तो जब यूनिफॉर्म होगा, और क्या होगा, ज़ीरो होगा सेंटर पर, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिंगल प्लेट। अब अगर हमारे पास एक सिंगल प्लेट है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म और कन्वर्जेंट होगा। ये वर्ड है कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ये कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक जो है प्लेट है। अब ये कोई भी प्लेट हो सकती है, सपोज हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारा चार्ज है नेगेटिव। अब देखें, हमने पढ़ चुके हैं हम कि यहाँ से जो है पॉजिटिव से जो है रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ आकर ये कन्वर्ज होती जाएंगी। कन्वर्ज क्यों होंगी, क्योंकि चार्ज बीच में है, तो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए ये जो लाइंस है ये आकर इस चार्ज की तरफ जो है कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठे होना। तो इन्हें जो है नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि ये कर्व लाइंस आ रही हैं, और कन्वर्जेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साइड पर आकर यहाँ पर क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर क्या होती, रिपल्जन होती, जिसकी वजह से यहाँ पर से डाइवर्ज हो जाती, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती वो फैलती, इसलिए उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइवर्जेंट, ठीक हो गया स्टूडेंट।
अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स। अब हमारे पास दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। सो जब भी हमारे पास दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स होती हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने याद रखना है कि अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं उन सब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, सिवाय जो आइसोलेट चार्जेस हैं उनमें भी क्या होता है, यूनिफॉर्म। सिर्फ ये टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है, उसके अंदर जो चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या आती है, यूनिफॉर्म आती है। अब इसको मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। ये आपके पास एक प्लेट आ गई जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक हमारे पास प्लेट आ गई जो कि क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। अब हमें पता है कि देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अब देखें क्योंकि हमने पढ़ा है ना पॉजिटिव से टेस्ट चार्ज कहाँ जा रहा होता है, अवे, तो जो टेस्ट चार्ज का पाथ होता है उसी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं ना। इसलिए अब यहाँ पर आपको अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ कि ये हमारे पास समझे टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो अब ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा होगा और ये इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसी वजह से इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, सिंपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कह देते हैं कि अगर दो हमारे पास प्लेट्स हैं डिफरेंट, तो उसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी, ठीक हो गया। और ये जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, इसीलिए इसको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ से ये निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो ये वाला जो पॉजिटिव होता है उसको हाई पोटेंशियल पर लिया जाता है, ठीक है, और जो नेगेटिव होता है उसको लो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और कहाँ पर कम, तो पॉजिटिव के पास, क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो है स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होगी, ए पर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बी पर क्या होगी, कम, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये हम कब कहते हैं कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे होते हैं। अब क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताएं किस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और किस पर कम होगी। सो देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि इस पूरे के अंदर जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लें तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए जो EA होगा वही EB के इक्वल होगा और वही EC के इक्वल होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों पॉइंट्स पर इक्वल आएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपसे पोटेंशियल के बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। सो पोटेंशियल के बारे में आपने जो है एक ये पॉइंट याद रख लेना है, ये देखें कि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, तो ये क्या है, ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। सो अब अगर आपसे इन्हीं पॉइंट्स पर पूछा जाए कि बताएं पोटेंशियल किसके करीब होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं V पॉजिटिव जो हम लेते हैं वो हाई पोटेंशियल होता है और V नेगेटिव लो होता है। तो जब भी हम नेगेटिव चार्ज के करीब जा रहे होंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, और जब भी हम पॉजिटिव चार्ज के करीब जा रहे होंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होगा। इसलिए अब बताएं VA का हमारे पास ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर VB का, या फिर VC का। सो पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो VA का ज़्यादा होगा VB से, और VB का ज़्यादा होगा VC से, ठीक है। यहाँ पर हम जो VC है उस पॉइंट को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। सो ये होता है पोटेंशियल का। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब भी हम जो है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसकी एग्जांपल देखी जाए तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि उसके अंदर भी दो प्लेट्स के दरमियान ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो रहा होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपके लिए MCQs हैं, इसलिए आपने इनको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी क्रॉस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा ये इस तरीके से ही लाइन्स बनेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन यूँ जा रही है तो दूसरी लाइन इस तरीके से चली जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिंपल जो पाथ फॉलो हो रहा होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज से वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जो पाथ फॉलो हो रहा है तो कोई उसको जो है उसको इंटरसेक्ट करके दूसरा जो चार्ज है वो उसको इंटरसेक्ट करके जो है उस पाथ पे चला जाए। तो इस वजह से ये हमेशा
अगर ये चार्ज एक यूँ मूव कर रहा है तो वो हमेशा यूँ ही मूव करता जाएगा, ये नहीं होगा कि कभी ये यूँ मुड़ के तो दोबारा से इस तरीके से पाथ फॉलो कर लेगा, ठीक है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरा है स्ट्रेट लाइंस शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्ट्रेट दिखाते हैं इसका मतलब होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद अगला पॉइंट है कर्व लाइंस शो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर कर्व लाइन शो करवाई जाएंगी इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है लाइन नियरर शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें जहाँ पर आपको, ये मैं आपको इधर से रेस करके दिखाती हूँ, जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल ये देखें, जहाँ पर दो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब होंगी इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जहाँ पर लाइंस जो है फर्दर हो जाएंगी मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएंगी वहाँ पर ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक है। अब यहाँ पर देखें जो लाइंस है उनका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वीक है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है एट द सरफेस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू सरफेस। अगर हमारे पास एक चार्ज है, अगर हमसे पूछा जाए कि उसकी सरफेस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमने किसी चार्ज की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो वो उसके नॉर्मल ली जाती है, यानी किसी भी चार्ज के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसके नॉर्मल यानी 90 डिग्री के एंगल पर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एट एनी कर्व्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग टेंजेंट। अगर हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से दी गई हो कि कर्व्ड लाइंस हो और हमसे कहा जाए इस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करो, तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम उस कर्व लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट होगा ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी और ये एक एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके लिए क्या है, MCQs हैं, ठीक है। सो इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, तो दूसरे चार्ज पर जो कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है उस पर ये कितनी फोर्स लगाता है वो फोर्स क्या कहलाती है, वो मतलब कितनी फोर्स के साथ ये उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकता है ना। मतलब कि अगर एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब एक चार्ज जो उस चार्ज पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है वो कहलाता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ये एक यूनिट चार्ज है, इस पर ये जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो कि फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से MCQs आ जाते हैं। सो पहला फार्मूला है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मींस कि इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, अगर एक चार्ज की सरफेस पर पूछा जाए तो वो उसके नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर, और अगर हमें कर्व्ड लाइन दी जाए तो उसके अंदर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। सो अब हम इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है चार्ज पर फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही हमने अभी पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू के Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये फॉर्मूला है, इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियस के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और उसके स्क्वायर के। मीन्स के ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं जैसे कूलम्स फोर्स करती थी। अब अगर यहाँ पर हम इसको एक्सप्रेशन में के की वैल्यू को पुट करें तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो ये फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है।
इसके अंदर सिंपल जैसे हमने कूलम्स फोर्स वाला किया था वैसे ही सिंपल ये भी फॉर्मूला है, सिर्फ उसके अंदर जो चार्ज है वो उसके अंदर दो चार्जेस का प्रोडक्ट लिया जाता था इधर, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है हम देख रहे हैं कि दूसरे जो चार्ज है उस पर कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो हम सिर्फ एक चार्ज ही लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो Q0 दिखाया गया है ये चार्ज है वो टेस्ट चार्ज जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आपको Q दिखाया जा रहा है ये चार्ज वो है कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो ये तीन फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखें, या वो आपको फोर्स और चार्ज देकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकते हैं, या फिर आपको वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देकर फोर्स भी पूछ सकते हैं। सो ये आपको इनकी कन्वर्जेंस का पता होना चाहिए। इसी तरह वो आपको चार्ज और रेडियस देकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये के की वैल्यू तो पता ही होती है 9 × 10⁹ ठीक है, के की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁹ न्यूटन। के की वैल्यू आपको पता ही है, के की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सो स्टूडेंट आपने वो पुट करके यहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो अब इसकी भी हम वेक्टर फॉर्म मालूम करेंगे जिस तरह हमने कूलम्स फोर्स की थी। ठीक है, सो क्या आ जाएगा हमारे पास Q/r², और हम जो है यूनिट वेक्टर क्या लेंगे r कैप, और r कैप हमें पता है किसके इक्वल होता है r वेक्टर/r मैग्नीट्यूड, तो हम इधर पुट करेंगे KQ/r। अब यहाँ से ये वाला जो r³ हो जाएगा और यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर पहले हम जो है इसके यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। सो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, तो यहाँ से इसका यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के भी इक्वल होता है। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने, ये दोनों यूनिट्स आपने याद रखने हैं, SI यूनिट। ठीक है, और इनकी कन्वर्जेंस भी आपको आनी चाहिए कि ये वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमें डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट और सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स, इन तमाम से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ फार्मूलाज मिलते हैं। सो ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे सिलेबस में मेंशन है इसलिए हम इन सब टॉपिक्स में से जो फार्मूलाज आते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बताएं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया में से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और इसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से पास आउट कर रही हैं। सो अगर इसमें से अब 3 लाइंस पास करें मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है 3। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φe से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके अलावा एक और हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, वेक्टर एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, सो ये और वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया और प्लेन एरिया में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये पूरी एक सरफेस है। ठीक है, सो ये जो पूरा एरिया होगा ये इसका कहलाएगा सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इसी सरफेस एरिया पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, सो ये जो परपेंडिकुलर आया है ये कहलाता है हमारे पास वेक्टर एरिया, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के। ठीक है स्टूडेंट, सो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा E A cos ऑफ थीटा के।
ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा के हम डिफरेंट एंगल्स, यहाँ पर हमें डिफरेंट एंगल्स दिए जाते हैं और डिफरेंट एंगल्स को पुट करके हम जो है डिफरेंट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। सो ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आ जाते हैं, तो मैं आपको जो है करके बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। सो देखें, सबसे पहले हम निकालते हैं कि अब अगर जो हमारा जो सरफेस है वो अगर हमारे पास इस तरह से परपेंडिकुलर रखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल रखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो सरफेस है ये उसके क्या है, पैरेलल रखी गई है, ठीक है। अब सरफेस मतलब सरफेस एरिया हमारा क्या है, पैरेलल, मतलब कि सरफेस एरिया का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। लेकिन हमें जो है यहाँ पर एंगल किसके दरमियान चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान। ये जो थीटा है ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान का एंगल है, ना कि सरफेस एरिया के दरमियान का। तो अब यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर वेक्टर एरिया हमारे पास यूँ आएगा। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो वेक्टर एरिया है उसके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री के, ठीक है। सो कॉस 90 0 होता है, मतलब जब हमारा जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि देखें जब पैरेलल है तो इसके अंदर से तो कोई भी लाइन पास ही नहीं कर रही, ठीक है, इसकी सरफेस में से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सरफेस एरिया पैरेलल और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा। सो देखें, जब हमारी जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसके देखें सरफेस जो क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो हमारा वेक्टर एरिया अगर देखा जाए तो वेक्टर एरिया भी इस तरह होगा। तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जब एंगल 0 डिग्री होगा तो हमें पता है कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, कॉस 0 1 के इक्वल होता है। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 1 होगा, यानी कि एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल होंगे और सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम आएगा और वो किसके इक्वल आएगा, EA के, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। अब यहीं से देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है एक्सप्रेशन निकालेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। अब वो हमारे पास कैसे निकलेगा, सो ये देखें यहाँ से हमारे पास आ गया ना कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, EA के, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया दिया जाए तो हम यहाँ से E का एक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और वो एक्सप्रेशन क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया के। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट, और इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो आपको इस एक्सप्रेशन से भी आपसे डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देंगे, एरिया दे देंगे और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकते हैं। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होगा। कैसे, हमने पढ़ा है कि जो हमारा फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मल्टीप्लाई एरिया के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें पता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है और एरिया किसके इक्वल होता है, मीटर स्क्वायर के। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम की तो बात कर ली, लेकिन स्टूडेंट देखें अगर हमें कोई इस तरह से हमें अगर एंगल दिया जाए, ये देखें अगर हमें कोई इस तरह से एंगल दिया जाए कि अगर हमारे पास ये देखें ये हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आपको एक एंगल बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताएं इस एंगल पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, ठीक है। सो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर से MCQ से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 डिग्री पर हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जब एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो हमारा जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जो हमारा जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम फ्लक्स किसके इक्वल होता है, EA के, ठीक है। अब 30 डिग्री पर cos 30 किसके इक्वल होता है, तो cos 30 की वैल्यू आती है √3/2। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताएं वो कौन सा एंगल है जिस पर हमारा जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम के √3/2 यानी 80% आता है, 86% आता है, तो वो होगा 30 एंगल। यानी 30 एंगल पर जो हमारा फ्लक्स है वो हमारे जो मैक्सिमम फ्लक्स कितना है हमारा EA है ना, मैक्सिमम फ्लक्स
फ्लक्स, तो उसके किसके इक्वल आएगा, √3/2 टाइम्स आएगा। इसी तरह अगर आपसे cos 45 पर पूछ लिया जाता है कि बताएं फ्लक्स कितना होगा। अब यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू दी जाए तो आप वैल्यू पुट करेंगे और इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। 45 पर cos 45 इक्वल होता है 1/√2, ठीक है। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम के 1/√2 यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स के 70 टाइम्स जो है आएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि cos 60 पर बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो 60 cos 60 जो है 1/2 यानी कि हाफ के इक्वल होता है। तो यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हाफ होता है किस एंगल पर, cos 60 पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं वो कौन सा एंगल है जिस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम के हाफ हो जाएगा, तो वो एंगल होगा cos 60, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो यहाँ पर अब अगर आपको जितनी भी वैल्यू दी जाएगी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दी गई होगी आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे cos 60 एंगल पर। अब cos 90 पर तो हमें पता है cos 90 क्या होता है 0। तो अगर हमसे पूछा जाए मिनिमम फ्लक्स किस पर आएगा, तो हमारे पास मिनिमम फ्लक्स आएगा cos 90 पर। cos 180 जो है -1 के इक्वल होता है, तो -1 पर भी मैक्सिमम ही फ्लक्स आएगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा, माइनस में, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब आएगा, तो वो होगा cos 180 पर। सो ये डिफरेंट जो है एक्सप्रेशन थे जिनकी मैंने आपको वैल्यूज बता दी हैं, तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल आ गया सॉल्व करने के लिए। सो देखते हैं व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखें जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो आपने जो जो आपको चीज़ें दी जाएँ आपने उनको हाईलाइट कर लेना है ताकि जो इंपॉर्टेंट डाटा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है, इफ़ अ चार्ज हैव इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है, ठीक है, एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मीटर हमें यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है, मेकिंग प्लेन एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेन एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगी। देखें अब हमारे पास आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए आपने देखना है कि आपको जो एंगल दिया गया है क्या वो प्लेन एंगल दिया गया है या फिर वेक्टर एरिया से एंगल दिया गया है। ये देखें ये हमारा वेक्टर एरिया होगा, ठीक है, और ये जो पूरा होगा ये हमारा क्या होगा, प्लेन एंगल होगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से समझे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब उन्होंने हमें कौन सा एंगल दिया गया, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब ये है कि इस पूरी सरफेस के साथ जो एंगल है ना वो क्या बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। मतलब कि इसको मैं आपको अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब जो हमें इस न्यूमेरिकल में बात बताई गई है मैं उसके ज़रिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखें ये हमें 30 डिग्री का प्लेन एंगल दिया गया और इस पर हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं करके पास हो रही है। मतलब ये इससे जो है ना मतलब ये प्लेन जो एरिया है इसके साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें जो हमने एरिया जो हमने एंगल पुट करना होता है वो एंगल हमने कौन सा पुट करना होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब हमें प्लेन के साथ एंगल दिया गया होगा तो हमने वेक्टर एरिया के साथ एंगल मालूम करना है। सो देखें प्लेन एरिया जो है वो वेक्टर एरिया से क्या है, परपेंडिकुलर है। सो मतलब इतना एंगल हमें दिया गया है 30 और हमने ये वाला एंगल मालूम करना है, ठीक है। और टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है 90। तो अगर हम 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया के साथ जो एंगल बना रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आ जाएगा। तो 90 में से 30 क्या होता है 60। तो देखें जब हमें प्लेन एंगल अगर 30 दिया गया तो हमने 90 में से उसको माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। मीन्स कि अब हमने इस फॉर्मूला में 30 एंगल पुट नहीं करना, हम पुट क्या करेंगे 60 एंगल पुट करेंगे। एक ये तरीका या फिर ये तरीका है क्योंकि आप देखें ये जो टोटल एंगल होता है ना ये अल्फा होता है। तो अल्फा किसके इक्वल है 90 माइनस ये जो थीटा दिया गया, ठीक है, ये हमें थीटा दिया गया और ये अल्फा 90 माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपसे जो है ना ये एक्सप्रेशन भी ये फॉर्मूला भी हो सकता है ई ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा कब आएगा कि जब जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लेन एरिया के दरमियान होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। जब भी एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लेन एरिया के दरमियान होगा तो हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो अगर आप साइन थीटा पुट करें तो आप 30 पुट करिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगी, आप जो है कन्फ्यूज़ होंगे। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि साइन थीटा भी आपके फॉर्मूला में हो सकता है लेकिन जब एंगल प्लेन एंगल के साथ होगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम साइन पुट करें या कॉस पुट करें। तो आपने सिंपल
कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, यही फॉर्मूला कॉस थीटा वाला याद रखना है। बस आपने ये देखना है कि जब भी आपको प्लेन एंगल दिया जाएगा तो आपने 90 में से उस एंगल को माइनस कर देना है। जैसे कि 90 में से हमने माइनस किया 30 को, तो हमारे पास एंगल क्या है 60 डिग्री। तो अब हमने इस फॉर्मूला में 60 डिग्री को पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, चले अब सॉल्व करते हैं। तो हमें ई की वैल्यू दी गई है 2 न्यूटन पर कूलम और एरिया हमें दिया गया 4 मीटर स्क्वायर, तो 4 पुट किया। अब कॉस हमने क्या पुट करना है 60 डिग्री, और हमें पता है कॉस 60 किसके इक्वल होता है, कॉस 60 होता है 1/2 यानी कि हाफ। तो अब हम क्या पुट कर देंगे 2 × 4 और मल्टीप्लाई 1/2। सो अब इसको सॉल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया 4 न्यूटन पर कूलम और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर साइन 30 पुट करते तो साइन 30 जो है वो भी 1/2 होता है, तो उससे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता था। सो यहाँ से आपको एक और कॉन्सेप्ट था जो कि आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर ना हुआ हो तो आप इतने एरिया को दोबारा देखिएगा, आई होप आपको समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट जो है देखेंगे गॉसेस लॉ क्या होता है। अब हमने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमने इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करने हैं एक्सप्रेशंस निकालने हैं। तो गॉसेस लॉ क्या होता है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। मतलब अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसका फ्लक्स कितना है वो उसके 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, हमारे पास के जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है 1/ε0 टाइम मल्टीप्लाई टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड है। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला है, इसमें से भी आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके हमने जो है वो एप्लीकेशंस करनी है। ठीक है स्टूडेंट, सो पहली एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। सो जब भी कोई होलो चार्ज स्फीयर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। अब कैसे ज़ीरो होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है जो है मतलब के यूनिफॉर्म चार्ज जो है आउटसाइड सरफेस पर स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कि बताएं इसके इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि हमने कहा होलो चार्ज स्फीयर है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। और जब हमें ये देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था E सो देखें जब हमारे पास E0 हो गया, E0 हो गया तो हमारे पास क्या आया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या आया 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। ठीक है, अब देखें क्यों 0 हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि कोई चार्ज अंदर नहीं आ पा रहा, सो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है 0। अब हमने पढ़ा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा मीन्स के वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा 0, और जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब मतलब के कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल आपसे कोई MCQ आ जाए कि एट द सरफेस ऑफ होलो चार्ज स्फीयर 40 वोल्ट का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो बताएं कि उसके इनसाइड जो है पोटेंशियल कितना होगा। सो देखें जितना उसके आउटसाइड पोटेंशियल होगा वही उसके इनसाइड पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो इसलिए इसके इनसाइड भी पोटेंशियल क्या रहेगा 40 वोल्ट ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपने याद रखना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। मतलब हमारे पास एक इनफाइनाइट हमने चार्ज शीट लेनी है, उस पर जो चार्जेस हैं वो स्प्रेड हुए हैं किस तरह से यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल चार्जेस स्प्रेड हुए हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट ये आपने बात याद रखनी कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा कहाँ पर स्प्रेड हुए होते हैं, जो आउटसाइड जो होते हैं ना, जो उसकी सरफेस होती है सिर्फ उस पर चार्जेस जो है ना स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हमारे पास जो है फार्मूलाज आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, उस फार्मूला को हमने अब इसकी हमने पूरी यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करनी क्योंकि वो आप लोग FSC में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सो चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि एक पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज जो है स्टोर्ड हैं वो कहलाती है उसकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्या होगी चार्ज डेंसिटी Q पर यूनिट एरिया, मतलब जैसे ये पर यूनिट एरिया ये पर यूनिट एरिया, तो इसके अंदर कितने चार्जेस स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या आ गई
चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने गॉसेस लॉ से निकाला है वो क्या आता है हमारे पास, वो आता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना, क्योंकि इसमें से आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या वो जो शीट है उसके साइज़ पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो साइज ऑफ शीट से इंडिपेंडेंट होगी। क्यों? क्योंकि आप देख ले इस फॉर्मूला में कोई भी साइज, लेंथ या एरिया वगैरह आया है, नहीं आया, तो मतलब ये उससे क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कि अगर हमारे पास सिंगल इनफाइनाइट चार्ज शीट होगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि अब देखें जब हमारे पास एक प्लेट थी तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखें अब जब हमारे पास दो आ गए, ठीक है, तो आप दो प्लेट्स आ गई तो हम क्या कर देंगे, दोनों प्लेट्स को क्या कर देंगे, उसका सम कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा डबल प्लेट यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी या फिर सिंगल प्लेट के लिए। सो देखें जब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दूसरे सिंगल प्लेट की निस्बत कितनी होगी, डबल होगी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब यहाँ पर आपको सिग्मा दिया गया हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई हो, तो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। और अगर सिंगल प्लेट का आ जाए तो आपने यहाँ पर 2 भी साथ पुट करना है। अब अगर आपको यहाँ पर सिग्मा नहीं दिया जाता और चार्ज और एरिया की वैल्यू दे दी जाती है तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A लिखा जा सकता है। सिग्मा की जगह हमने Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट को पुट कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो देखें स्टूडेंट, ग्रेडियंट किसे कहते हैं, ग्रेडियंट या तो स्लोप को कहा जाता है या फिर अगर हम किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ई जो है वो माइनस डेल्टा वी बाय डी के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये हमने एफएससी में ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, हमें एमडी कैड में हमें सिर्फ उनके एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एमडी कैड में सिर्फ एक्सप्रेशन लेने होते हैं और उससे आगे न्यूमेरिकल्स और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एमडी कैड में हमने वो देखना होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो यहाँ पर देखें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो है क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसे क्यों कहा जा रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। देखें पोटेंशियल नेगेटिव का क्या है, क्योंकि वो डी से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और देखें यहाँ पर मैं आपको एक जो है ग्राफ दिखाऊंगी, उसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि जो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या दे रही होगी, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रही होगी। सो ये देखें, ये यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया v पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सो इसलिए हमारे पास जो है नेगेटिव स्लोप आई है। अब ये स्लोप जो है नेगेटिव कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। तो स्लोप हमेशा किसके इक्वल होती है, स्लोप इक्वल होती है tan थीटा के, और वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें इधर से हम स्लोप लेते हैं, सो ये देखें ये होगा डेल्टा वी और ये हमारे पास क्या होगा, डी। ठीक है, सो अब देखें यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वी है और नीचे हमारे पास जो बेस है वो क्या है, डी है। अब ये नेगेटिव कैसे है ये देखें। अब इसका अगर हम स्लोप का एंगल देखें तो इसका एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है, 90 से एंगल ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसलिए हम साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो अब बताएं यहाँ
से हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा वी ओवर डी किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। सो मतलब कि ये जो स्लोप है डेल्टा वी और डी जो ग्राफ है इसकी जो स्लोप है वो हमें क्या दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखें अगर आपसे पूछ लिया जाता है, आपको इस तरह से ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा बताएं इसकी स्लोप आपको क्या देगी, तो जब भी कहीं पर भी आपसे ग्राफ देकर स्लोप पूछ ली जाए तो आपने उसका परपेंडिकुलर ओवर बेस लेना होता है। तो उसका परपेंडिकुलर ओवर बेस लेकर आपने देखना होता है कि वो कौन सी क्वांटिटी बन रही है, जौन सी वो क्वांटिटी बन रही होगी मीन्स कि उसकी स्लोप हमें वही चीज़ दे रही होगी। अब इसकी हमने स्लोप ली डेल्टा वी ओवर डी आया और हमने पढ़ा कि डेल्टा वी ओवर डी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो मतलब कि इस ग्राफ की जो स्लोप है हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और देखें क्योंकि स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है, 90 से ज़्यादा एंगल आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, एज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट लिया जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखें ये जो स्लोप है ये बिल्कुल क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट आने का मतलब ये, देखें मैं आपको इधर एक बार जो है यहाँ से बताती हूँ। आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर स्लोप ड्रॉ कर लें, ये देखें आप इधर कहीं पर भी स्लोप ड्रॉ करें, इधर स्लोप ड्रॉ करें या फिर आप इधर करें या फिर आप इधर किसी भी मतलब इंस्टेंट पर आप स्लोप ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि हर जगह पर जो एंगल है वो सेम आ रहा है और सेम ही उसकी जो है मतलब कि सेम ही उसकी डायरेक्शन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्लोप जो है वो यूनिफॉर्म है। स्लोप यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर तो ये यूँ करके कर्व आ रहा होता तो अब अगर हम इधर स्लोप लेते यहाँ पर ली स्लोप, यहाँ पर ली और यहाँ पर ली, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम ऐसे करवा रहे होते तो देखेंगे आपके एंगल जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें एंगल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एंगल कम हो रहा है और यहाँ पर एंगल बहुत ही कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो है नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और नीचे आते आते कम हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो स्लोप की मदद से हम ये बता सकते हैं कि क्या वो चीज़ यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है मतलब कि स्लोप सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म। और अगर वो कर्व है तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन और क्या शो करता है, सो ये देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो डिक्रीज़ करता है। सो देखें अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ करने की वजह से ही ये नेगेटिव साइन आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो क्योंकि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बढ़ रही होती है लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर यही चीज़ को शो कर रहा होता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सस्पेंड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। सो ये देखें स्टूडेंट, इसके लिए हमने क्या करना होता है, दो जो है हमने पैरेलल प्लेट लेनी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर हमने एक चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब वो हमने कोई भी चार्ज हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो अब देखें इस पर क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी और इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर ऊपर को लग रही होगी, ठीक है। अब जब तक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो जब इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा तो ये चार्ज बीच में ही सस्पेंड कर देगा। और यहाँ पर इस चार्ज की जब उस पर दोनों लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो वो चार्ज जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। सो देखें जब दो चार्जेस पर जो फोर्सेज, जब एक चार्ज पर जो फोर्सेज हैं वो इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाता है, पार्टिकल सस्पेंड हो जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला mg और इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है EQ। अब ये EQ कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमने फोर्स निकाली तो हमने क्या कर दिया, E को Q से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगी, mg डिवाइडेड बाय Q के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का।
अब यहाँ पर वो किसी भी पार्टिकल का मास देकर, उसका एक्सीलरेशन देकर और चार्ज देकर आपको से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकता है। अब यहाँ पर जी हमने लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, हालांकि इधर जी की जगह जो है ए भी आ सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहीं से अगर मैं आपसे एक जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताएं एक प्रोटॉन को सस्पेंड करने के लिए, ठीक है, प्रोटॉन को अगर हम सस्पेंड करना चाहते हैं तो बताएं हमें उसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से देनी पड़ेगी। ठीक है, सो देखें प्रोटॉन का सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E = mg डिवाइडेड बाय Q। सो सबसे पहले मैथ अगर हमें पता है प्रोटॉन का मैथ कितना होता है 1.67 × 10⁻27 और हमें पता है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब क्योंकि हम MD-CAD में आ गए हैं तो अब हमने ज़्यादातर चीज़ों को राउंड अबाउट लेकर चलना होता है, तो हम जी की जो है वैल्यू हम उसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेंगे। ठीक है, और हमें चार्ज पता है कि चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करें। सो देखें 1.6 और 1.67 तो ये दोनों राउंड अबाउट सेम ही है, 7 को अगर हम इग्नोर कर दें। देखें स्टूडेंट कैलकुलेशन में अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इस पर इंशाल्लाह मैं जो है लेक्चर बना दूंगी जिसके अंदर मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पर 1.6 और 1.67 कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास अब सिर्फ पावर्स बच गई हैं -27। ठीक है, और साथ -10 और यहाँ पर ये -19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +19। सो अब देखें 10⁻⁻27 में से हम जो है 10⁻+20 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 × 10⁻⁻7 आ जाएगा। +20 में से -27 में से +20 करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी चाहिए होती है एक प्रोटॉन को सस्पेंड करने के लिए 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि लेक्चर 1 घंटे से लंबा हो गया, तो बाकी अब ज़ीरो फील्ड लोकेशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।